कार्ल सैगन ने कहा था, भविष्य को समझने के लिए आपको अतीत को जानना होगा। और आज हम भारत के आर्थिक अतीत की एक बहुत ही अहम कहानी उसकी पड़ताल कर रहे हैं। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है भारत में आर्थिक नियोजन का उदय। ये द प्रिंट में छपे एक लेख पर आधारित है। हम देखेंगे कि भाई 15 मार्च 1950 को ये योजना आयोग बना क्यों, किन हालात ने इसे जन्म दिया और फिर 2014 में इसे भंग क्यों कर दिया गया। ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है, क्योंकि ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से ज़रूरी है और आम जानकारी के लिए भी अच्छा है। तो चलिए इस लेख की मुख्य बातों को समझते हैं। तो ये योजना आयोग का गठन ये सिर्फ एक मतलब प्रशासनिक कदम तो नहीं था। इसके पीछे एक लंबी सोच थी और शायद दुनिया में जो चल रहा था उसका भी असर था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें तो समझिए 1930 के दशक की जो वैश्विक महामंदी थी ना, जी। और उसके बाद के माहौल में मिलती हैं। उस वक्त दुनिया भर में ये जो मुक्त बाजार वाला मॉडल था, उस पर से भरोसा मतलब हिल गया था। हाँ, ग्रेट डिप्रेशन का असर। बिल्कुल। अमेरिका में रूजवेल्ट का न्यू डील आया, जी। ब्रिटेन में बेवरेज रिपोर्ट आई, यूरोप में युद्ध के बाद देश बनाने की योजनाएं बनी। सब में सरकार की मतलब राज्य की एक बड़ी भूमिका देखी जा रही थी। एक स्थिरता की तलाश थी, कह सकते हैं। और इसमें सोवियत संघ का मॉडल, खासकर नेहरू जी की सोच पर उसका क्या असर रहा? वो काफी प्रभावित है शायद। हाँ, काफी गहरा असर था। नेहरू जी 1927 में जब सोवियत संघ गए थे, तो वहां की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनसे वो बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि अगर सरकार सही ढंग से योजना बनाए तो भारत जैसे मतलब पिछड़े देशों को भी तेजी से औद्योगिक बनाया जा सकता है, आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और जो सामाजिक असमानता है उसे भी कम किया जा सकता है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए ये विचार मतलब बहुत आकर्षक था। और भारत के अपने हालात कैसे थे उस समय? मेरा मतलब है उपनिवेशवाद से निकले थे, विभाजन का घाव था, देश की हालत क्या थी? हालत तो देखिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी। देश एक तरह से बंटा हुआ था, गरीबी बहुत ज्यादा थी, संस्थाएं मतलब उतनी मजबूत नहीं थीं, बड़े उद्योगपति गिने चुने थे, बाजार भी कोई एक नहीं था, फ्रैगमेंटेड था और समाज में जाति, वर्ग, क्षेत्र के आधार पर गहरी खाइयां थीं। तो ऐसे में तो ऐसे में आर्थिक विकास के लिए और साथ ही देश को एक साथ जोड़ने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए नियोजन को एक जरूरी तरीका माना गया। मतलब राज्य को ही ड्राइविंग सीट पर आना पड़ा। तो क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस तरफ पहले से सोचा जाता था? जी हाँ, बिल्कुल। इसकी सोच तो पहले से बन रही थी। 1931 का जो कराची अधिवेशन था, वहीं से ये बात उठी थी कि जो मुख्य उद्योग हैं उन पर राज्य का नियंत्रण हो। और फिर 1938 में नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति बनी, एनपीसी जिसे कहते हैं। हाँ, एनपीसी। उसका मकसद ही यही था कि आज़ादी के बाद भारत की आर्थिक योजना कैसी होगी, उसका एक खाका तैयार किया जाए। खैर, वो समिति पूरी तरह काम तो नहीं कर पाई 1939 के बाद, लेकिन उसने एक मतलब वैचारिक जमीन तैयार कर दी थी। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि जेआरडी टाटा, जीडी बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों ने भी 1944 के बॉम्बे प्लान में एक तरह से नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? उद्योगपति और सरकारी योजना। हाँ, ये दिलचस्प है पर अजीब नहीं। देखिए, उस समय ना एक तरह की आम सहमति बन रही थी। आज़ादी की इच्छा तो थी ही, साथ में ये भी सोच थी कि हमारे पास संसाधन कम है, उनका सही इस्तेमाल हो, विकास ऐसा हो जिसमें सब शामिल हों, क्षेत्रीय असंतुलन कम हो और जो बढ़ती असमानता है उसे रोका जाए। इन बातों पर आप देखिए, समाजवादियों से लेकर उद्योगपतियों तक में काफी हद तक सहमति थी। अच्छा। तो बहस इस पर ज्यादा नहीं थी कि सरकार हस्तक्षेप करे या ना करे, बल्कि इस पर थी कि भाई कितना करें और कैसे करें। योजना आयोग का वित्त मंत्रालय से बाहर एक स्वतंत्र संस्था के तौर पर बनना इसी आम सहमति का नतीजा था। नेहरू जी, नंदा जी और पीसी महालनोबिस, ये इसके पीछे मुख्य लोग थे। और फिर पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं ने इस सोच को मतलब जमीन पर उतारा। खासकर दूसरी योजना जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। हाँ, बिल्कुल। पहली योजना का फोकस तो ज्यादातर कृषि, सिंचाई और जो बुनियादी ढांचे थे उन पर था। खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चिंता थी। दूसरी योजना जो महालनोबिस के प्रभाव में बनी, उसका पूरा जोर भारी उद्योगों पर, कैपिटल गुड्स के विकास पर था।
मकसद था आत्मनिर्भर बनना। सेल्फ रिलायंस। जी। हालांकि बाद में इसकी आलोचना भी हुई कि भाई इसने कृषि पर और उपभोक्ता वस्तुओं पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दौर में इसे आर्थिक आज़ादी पाने का एक ज़रूरी कदम माना गया था। लेकिन फिर इतने दशकों बाद 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया। इतने लंबे सफर के बाद ये अंत क्यों हुआ? क्या वजह रही? देखिए, इसके पीछे कई कारण थे। एक तो 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण हुआ, उसके बाद अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा ही बदल गया था। बाजार की भूमिका बढ़ गई थी। फिर योजना आयोग पर ये आरोप भी लगने लगे थे कि ये बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत है, मतलब टॉप डाउन अप्रोच है, और राज्यों की ज़रूरतों पर उतना ध्यान नहीं देता, उनके प्रति असंवेदनशील है। सेंट्रलाइज प्लानिंग। हाँ, तो धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि अब जो बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था है, उसमें इस तरह की टॉप डाउन प्लानिंग शायद उतनी प्रासंगिक नहीं रही, और फिर उसकी जगह नीति आयोग लाया गया, जिसका रोल ज़्यादा सलाहकार वाला और राज्यों के साथ सहयोग वाला माना गया। तो जहां एक तरफ हम कह सकते हैं कि योजना आयोग ने शुरुआती दशकों में भारत को एक दिशा दी, एक ढांचा दिया, वहीं बदलते वक्त के साथ उसकी जरूरत या प्रासंगिकता कम होती गई। आज जब हम देखते हैं कि सरकार फिर से मेक इन इंडिया, PLI स्कीम्स, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभा रही है, तो क्या नियोजन के इस पुराने इतिहास से आज कुछ सीखा जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से। ये बहुत प्रासंगिक सवाल है। आज पूरी दुनिया में आप देखिए, औद्योगिक नीति, सरकार की भूमिका, इन सब पर फिर से बहस हो रही है। तो भारत के जो शुरुआती अनुभव रहे हैं नियोजन के साथ, उनकी सफलताएं और खासकर उनकी विफलताएं, उनसे आज की नीतियां बनाते समय बहुत ज़रूरी सबक लिए जा सकते हैं। शायद उस मॉडल को हूबहू दोहराना तो न संभव है, नहीं शायद ज़रूरी, लेकिन उस दौर की जो सोच थी, जो चुनौतियां थीं, जो रणनीतियां अपनाई गईं, उनको समझना आज भी बहुत अहम है। अहम सवाल ये उठता है सोचने के लिए, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है और राज्य की आर्थिक भूमिका फिर से बढ़ती दिख रही है, तो भारत अपनी प्लानिंग की जो विरासत है, उससे भविष्य के लिए क्या ठोस और व्यावहारिक सबक ले सकता है, खासकर ताकि पुरानी गलतियों से बचा जा सके। इस विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और आगे ऐसी और चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।